इंडियन आर्मी के कर्नल बाबूनाथ को हुक्म मिला कि जाओ और गलवान मैनी के अंदर चीनी फ़ौजों को जो इंडिया के अंदर घुस आई हैं वहाँ से निकालो। कर्नल नाथ एक फ़ौजी की तरह हुक्म मानता हुआ चला। वो अपने साथ अपने ट्रुप्स, अपने ऑफिसर्स को लेकर गया। कर्नल नाथ और उसके साथी एक फ़ौज की तरह जज्बे के तहत मूव किए कि उनको अपने मुल्क का दिफा करना है और अपने मुल्क की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के हुक्म को पूरा करना है। कर्नल नाथ जब चीनी फ़ौजियों से लड़ने पहुंचा, वहाँ जो कुछ हुआ वो अब एक तारीख का हिस्सा है। इंडिया के 20 सिपाही मारे गए, उसमें कर्नल नाथ जो कि सीओ था। तकरीबन 76 सिपाही ज़ख्मी हुए और 10 सिपाही, जिसमें ऑफिसर्स भी शामिल है, चीनियों ने कैदी बना लिया। जिस वक्त ये झड़प चल रही थी, जिस वक्त कर्नल नाथ की अर्थी उसके घर पहुंच रही थी, जब वो सिपाही जिन्होंने अपनी सियासी और मिलिट्री लीडरशिप का हुक्म मानते हुए सुप्रीम सैक्रिफाइस दी और अपनी जान की कुर्बानी दी, जिनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ था, ऐन उस वक्त इंडिया की बीजेपी, उसके कुछ सियासी लीडर्स, उनके ब्यूरोक्रेसी के कुछ सीनियर लोग, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के करप्ट जनरल्स इस क्राइसिस में से भी पैसा बनाने का मंसूबा तैयार कर रहे थे। चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस, लेकिन चाइनीज़ को शायद ये इल्म नहीं था कि इंडियन फ़ौज इंडिया चाइना की लड़ाई में इस प्रोवर्ब को पूरा करेगी। उधर जब लोग मर रहे थे, सिपाही जानें कुर्बान कर रहे थे, इंडियन आर्मी के जनरल्स और एयरफोर्स के जनरल्स के घर में घी के चिराग जल रहे थे। $2.5 अरब के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तैयार हो रहे थे। जी हाँ, ज़मीनी फ़ौज लड़ रही थी, लेकिन इंडिया रशिया से एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स के तहत $2.5 अरब के जहाज़ ख़रीदने का मंसूबा बना रहा था और अब वो मंसूबा अखबारों में आ चुका है। दुनिया की बद से बदतरीन गवर्नेंस में भी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अपनी फ़ौज का दिफाई सामान और इक्विपमेंट ख़रीदते हुए कोशिश की जाती है कि बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट लाया जाए। हाँ, उसके साथ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, इसमें कम से कम पैसा खर्च हो, इसमें बचत की जाए। लेकिन इंडियन साइड पे इसका उल्ट हाल है। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, उनकी एयरफोर्स के जनरल्स हों या चाहे उनके ब्यूरोक्रेसी के सीनियर लोग हों, वो हर क्राइसिस, और इंडिया चूँकि अपने हमसायों से लड़ता रहता है तो इस तरह के क्राइसिस बार बार जन्म लेते हैं, वो इसमें भी पैसे बनाने का और किक बैक लेने का सोचते हैं। इंडिया ने चीन से इस झड़प के फ़ौरन बाद रशिया से $2.5 अरब के नए जहाज़ खरीद रहा है, MiG-29 और Su-30। ये दोनों जहाज़ इंडिया के पास बल्क में मौजूद हैं। तकरीबन 250 से ऊपर Su-30 और 65 से ज़्यादा MiG-29 हैं। इन नए जहाज़ों से चीन के ख़िलाफ़ लड़ने में इंडिया की एयरफोर्स की अहलियत में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये दो तरीके से रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल हुआ। एक, इंडियन आर्मी के जनरल्स और एयरफोर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप, इन्होंने इसमें से कमीशन और किकबैक बना रहे हैं। और दूसरा, इस तरीके से रूस के पांव पकड़े जा रहे हैं कि ये असला ख़रीदने का हम टेंडर आपको दे रहे हैं, चीन से हमारी जान छुड़वा दें। लेकिन पॉलिटिकल इंडिया की जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप और ये क्लास है, उसकी ये मटीरियल करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं है। बल्कि अगर जो लोग कुछ तारीख़ को जानते हैं, वो इंडिया के इस साइड की वीकनेस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। इंडियन एयरफोर्स ने पिछले कोई 12-13 साल से नए फाइटर प्लेन्स की रिक्वायरमेंट दी हुई थी, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की। उसके लिए मुख्तलिफ जहाज़ शॉर्टलिस्ट होते रहे, लेकिन अल्टीमेटली फ्रांस के बने हुए राफेल एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट हुए। कांग्रेस की हुकूमत मनमोहन सिंह के ज़माने में 126 जहाज़ों का मुआहदा हुआ। उसमें से कुछ जहाज़, एक पोर्शन ने रेडी टू फ्लाई कंडीशन में मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आना था और बाकी जहाज़ों ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड हाल में मैन्युफैक्चर और असेंबल होना था। हाल का बहुत पुराना तजर्बा है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबली में। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 2015 मोदी सरकार ने आते हुए सबसे पहला काम ये किया कि अपने पॉलिटिकल फाइनेंसर्स को खुश करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया और 126 की जगह 36 जहाज़
ख़रीदने का मंसूबा बनाया गया। इन 36 जहाज़ों में भी करप्शन इस तरह की गई कि फ्रांस की कंपनी को कहा गया कि वो यस आप कुछ हिस्से इसके ऑलमोस्ट 50% इंडिया में बनाएंगे। ज़ाहिरी तौर पे ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसमें ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का भी एक पहलू नज़र आता है, लेकिन इसमें कमीशन ऐसे बना कि अनिल अंबानी की डिफेंस रिलायंस को ठेका दिया गया कि वो इंडिया में राफेल जहाज़ों की जॉइंट वेंचर फ्रांस की कंपनी के साथ करेगी और सबसे ज़्यादा शेयर उसका बड़ा होगा। याद रखने की बात है कि ये $8.7 बिलियन का ठेका है। इसमें तकरीबन 50% का मतलब है कि 4-4.25 अरब डॉलर्स मुकेश अंबानी और उसके साथियों की जेब में जाएंगे। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये घपला कुछ इतना बड़ा था कि इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इसको हज़म ना कर सकी। कांग्रेस पहले तो पार्लियामेंट में, मीडिया में उन्होंने शोर शराबा एहतजाज किया। जब कुछ ना हुआ सुप्रीम कोर्ट चले गए। दुनिया में सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का आखिरी इदारा होता है। इट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ लॉ। 2018 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और मोदी सरकार के प्रेशर में इस पिटीशन को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने रिव्यू पिटीशन लॉन्च किया। आम हालात में इस तरह की रिव्यू पिटीशन जल्द अपना फैसला सुना सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस 2019 में हुए। उसके बाद मोदी सरकार ने पॉलिटिकल करप्शन की एक नई मिसाल कायम करते हुए इंडिया के सिटिंग चीफ जस्टिस गोगोई को एक बहुत बड़ा लालच दिया और कहा कि हम आपको रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद राज्यसभा, जो कि इंडिया का अपर हाउस सेनेट के बराबर है, अमेरिकन सेनेट के बराबर है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स फॉर इंग्लैंड, उसका मेंबर बना देंगे। सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल ब्राइब दिया गया। सो चीफ जस्टिस ने 2019 में तारीखी फैसले दिए, तारीखी फैसले। मुसलमानों के पर्सनल लॉ में ट्रिपल तलाक के ऊपर फैसला दिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़, बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ फैसला दिया, और सबसे खूबसूरत फैसला उन्होंने राफेल का स्कैंडल उठा के बाहर फेंक दिया। जैसे ही रिटायर हुए साथ में उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, और इस तरह उन्होंने कंप्लीट जुडिशरी को मैसेज दिया कि अगर हमारी बात मानते रहोगे तो हम तुम्हें रिटायरमेंट के बाद भी नवाजते रहेंगे। ये पॉलिटिकल मटीरियल करप्शन की बदतरीन मिसाल है। दुनिया में कोई डिक्टेटर्स भी इस तरह की मिसालें कायम नहीं करते जो कि मोदी सरकार कायम कर रही है। और ये माइंड यू, ये सारा का सारा इंडियन नेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं, इसमें से भी पैसे बनाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये कोई पहला या दूसरा वाक़या नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे कारगिल के ज़माने में ले जाता हूँ। कारगिल में इंडिया की और पाकिस्तान की एक पहाड़ी मुकाम पे कारगिल में जंग चल रही थी। इंडिया के सिपाही अपनी लीडरशिप के हुक्म पर जानों की कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन उनके जनरल्स इस सारी जंग के दौरान लड़ने से ज़्यादा इस चीज़ के मंसूबे बना रहे थे कि इस क्राइसिस में से पैसे कैसे कमाने हैं। तो आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, कारगिल कॉफिन स्कैम उस ज़माने में सामने आया। इंडियन आर्मी के जो फ़ौजी मारे गए, उनके लिए एक अमेरिकी कंपनी से कैस्केट्स, कॉफिन्स मंगवाए गए। $2,500 का एक, 500 मंगवाए गए। उस वक़्त जंग थी, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स लगे थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रोक्योरमेंट हो गई। लेकिन बाद में जब इंडियन ऑडिटर जनरल ने उसका हिसाब लिया तो इंडियन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 13 गुना उसकी कीमत ज़्यादा दी गई थी। कारगिल में सिपाही ऑफिसर जाने कुर्बान कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप, बीजेपी की हुकूमत और इंडियन आर्मी के जनरल्स कारगिल क्राइसिस में अपने सिपाहियों के कफन बेच के उसमें से भी पैसे कमा रहे थे। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी का खासा नहीं है, या उनकी स्पेशलिटी नहीं है कि वो करप्शन करते हैं। इंडियन कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी उसकी एक मिसाल है। 1987 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंडिया के लिए तोपों, बोफोर्स गन्स का मुआहदा किया। उसमें इतना किकबैक लिया कि आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। आज भी राजीव गांधी की फैमिली में कोई बंदा कोई किसी किस्म का कारोबार नहीं कर रहा, वो उस कमीशन और किकबैक के पैसे आज तक पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं।
ये है इंडिया का मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गठजोड़, जिसमें वो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और सिर्फ अपने किकबैक्स और कमीशन के ऊपर उनका जोर है। अब इससे एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जब इतनी बुरी हालात होंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, एंड इट इज़ नो वंडर कि एयरफोर्स का मोराल ज़मीन पे होगा। इसीलिए जब बालाकोट के ऊपर हमले के अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया में स्ट्राइक किया, तो इंडियन एयरफोर्स के रडार और ग्राउंड डिफेंस सिस्टम ने अपने ही हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और मार दिया। तो इंडिया ने अगर वहद कोई चीज़ गिराई थी उस जंग में, उस स्ट्राइक में, तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर गिराया था। ये लो मोरल की बदतरीन मिसाल है। लेकिन इंडिया में ये करप्शन होती रही है, होती रहेगी। हम लोग सिर्फ इसको सोच सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जहाँ अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसी करप्शन कैसे हो सकती है। थैंक यू।